हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज फिर से 50 प्रश्नों का जीएस सेट आपके लिए, आपकी तैयारी को पुख्ता करने के लिए। दोस्तों जल्दी से जल्दी शेयर कर दें और हाँ, नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों पहला प्रश्न है, भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय है? उच्च न्यायालय की बात हो रही है, हाई कोर्ट की बात हो रही है। तो भारत में 25 उच्च न्यायालय की संख्या है, 25। लास्ट में जो अंतिम 25वां कह सकते हैं, कौन बना है? आंध्र प्रदेश में बना है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अगर पहले की बात करें, सबसे पहला उच्च न्यायालय कौन था? सबसे पहला उच्च न्यायालय, सबसे पहला जो था वो कौन था? कलकत्ता का। ठीक है, कलकत्ता में था, याद होगा आपको, ये हम करवाए हैं। सबसे पहला कलकत्ता में था और अंतिम आंध्र प्रदेश। विश्व का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय की अगर बात करें तो विश्व में सबसे बड़ा न्यायालय बताइए। ये इलाहाबाद का है। ये कहाँ है? भारत में ही है, इलाहाबाद। सबसे बड़ा न्यायालय है ये, भारत का तो है ही, एशिया का तो है ही, विश्व का सबसे बड़ा ये न्यायालय है। तो ये चीज़ें आप नोट करते जाएं। अंतिम जो बना है 25वां, ये आंध्र प्रदेश में, और पहला की बात करें तो कलकत्ता में। कुल कितने उच्च न्यायालय हैं अभी? 25। अगले प्रश्न पे चलेंगे। नंबर दूसरा कहता है, भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो संवैधानिक अगर मुखिया की बात हो रही हो तो राष्ट्रपति इसका सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रपति इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर अनुच्छेद की बात करें तो कहाँ यह वर्णित है? तो यह 53 का 1 में वर्णित है कि संवैधानिक मुखिया जो होगा भारत का, वो राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति में निहित होता है। अगर राष्ट्रपति का पद की अगर हम चर्चा करें तो ये कहाँ है? अनुच्छेद 52 में है। ये भी याद रखना है, अनुच्छेद 52 में है राष्ट्रपति पद। आगे देखेंगे तीसरा नंबर, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? जिप्सम की बात हो रही है, तो आप जल्दी जल्दी से इसको लगाते जाएं, शेयर करते रहें और लगाएं इस तरह के सेट को। आप बताएं भारत में जिप्सम का, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते होंगे इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान इसका सही जवाब होगा। आगे देखिए, बुल्ली शब्द, बुल्ली शब्द का प्रयोग होगा। प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो बुल्ली शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वो हॉकी में किया जाता है। हर एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते जाएं। आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? आर्य समाज की स्थापना की बात हो रही है। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में। याद करने वाली चीजें हैं ये। 1875 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया है? दयानंद सरस्वती के द्वारा। दयानंद सरस्वती के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, स्थापना की गई है। स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा कहाँ किया गया है? मुंबई में। उस समय बम्बई कहलाता था। ठीक है, 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया है। किसने खालसा पंथ की स्थापना की है? खालसा पंथ। खालसा पंथ सिख धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? सिख धर्म से संबंधित है। ठीक है, सिख धर्म से संबंधित है। और सिख धर्म का जो संस्थापक है, संस्थापक गुरु हैं, क्या माने जाते हैं? गुरु नानक। याद रखना है इस चीज को। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो ये किए थे गुरु गोविंद सिंह। कब किए थे? तो 1699 ईस्वी में। 1699 ईस्वी में। ये भी याद रखना है आपको। गुरु गोविंद सिंह का जन्म आपको पता होगा, गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। ये तो इम्पोर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रखें। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। आगे देखेंगे 7वां नंबर, चाइना मैन शब्द। शब्द को नोट करें। खेलों में जो प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द होते हैं, इंपॉर्टेंट शब्दों को चयन कर लें, आप उसको याद रखें। तो चाइना मैन शब्द जो है ये क्रिकेट से संबंधित शब्द है। ठीक है, खेल से संबंधित जितने भी वर्ड हैं उसको याद रखें। आगे देखें, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध। तो पुरस्कार भी याद रखें, पुरस्कार खास करके करेंट याद रखें। ऑस्कर पुरस्कार का बात हो रहा है तो ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किससे है? सिनेमा से है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किससे है? सिनेमा से है। ऑस्कर पुरस्कार इस बार भी भारत 2 ऑस्कर जीता है। ठीक है, 2 ऑस्कर जीता है। ऑस्कर पुरस्कार का शुरुआत कब से किया गया है? शुरुआत की अगर हम चर्चा कर लें यहाँ पे,
तो शुरुआत 1927 ईस्वी से की गई है और सबसे पहला जो दिया गया है 1929 ईस्वी में दिया गया है। तो ऑस्कर से संबंधित ये चीज़ें 2 पॉइंट याद रखें। ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा से संबंधित है और यह शुरुआत इसका 1929 ईस्वी में पहला पुरस्कार दिया गया था। हालांकि 27 ईस्वी से इसकी शुरुआत मानी जाती है। बांदीपुर अभयारण्य को जरूर याद रखें। ये हर सेट में हम एक डाल रहे हैं, 1-2 डाल रहे हैं। उसी तरह से जैसे कि किताब से संबंधित जो भी लेखक हैं उसका भी 1-2 प्रश्न हमेशा डाल रहे हैं। विज्ञान के प्रश्न आ रहे हैं और दिवस से संबंधित प्रश्न आते हैं। सारी चीज़ों का यहाँ पे मिक्सअप है, इसलिए हमेशा ध्यान दें, हर चैप्टर को ध्यान दें। अगर आप यहाँ पे गड़बड़ आए तो अभयारण्य को याद करें। दिवस से संबंधित अगर आप गड़बड़ कर रहे हैं तो उसको तो आप देख लें। उसी तरह से शब्द से संबंधित कोई चीज़ें अगर आप भूल रहे हैं तो वहाँ देखें, ठीक है। हर एक सेगमेंट को आप क्लियर करें। बांदीपुर अभयारण्य जो है ये कर्नाटक में है। बांदीपुर अभयारण्य कहाँ है? कर्नाटक में है। कल ही हमने बताया था उत्तर प्रदेश में कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। हर एक चीज को आपको नोट करते जाना है। किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म, एक धर्म चलाया गया था, दीन ए इलाही धर्म, और यह चलाया गया था अकबर के द्वारा। कब चलाया गया था? तो यह चलाया गया था 1582 ईस्वी में। सब 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म इसे कहा जाता था। अकबर के द्वारा यह चलाया गया था 1582 ईस्वी में। 1582 ईस्वी में यह चलाया गया था। दोस्तों एक और चीज़, इसमें बीरबल सबसे पहला व्यक्ति जो जुड़े थे इसमें, ठीक है, तो इसे भी आप याद रखें। बीरबल जो था वो सबसे पहले दीन ए इलाही धर्म को अपनाया था। आगे देखेंगे 11, भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई पूछ रहा है। भूस्थिर उपग्रह जो होता है, कृत्रिम उपग्रह कह सकते हैं इसको, पृथ्वी से ऊंचाई इसकी कितनी होनी चाहिए? तो यह 36,000 किलोमीटर के लगभग होता है। 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह होता है। यह कहाँ स्थित होता है? कहाँ स्थित किया जाता है? भूस्थिर उपग्रह को कहाँ स्थित किया जाता है? ये स्थित किया जाता है भूमध्य रेखा के ऊपर। भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित किया जाता है, ठीक है। कृत्रिम उपग्रह जो होते हैं, भूस्थिर उपग्रह जो होते हैं, वह कहाँ पे स्थापित किया जाता है? भूमध्य रेखा के जस्ट ऊपर स्थापित किया जाता है, 36,000 किलोमीटर पर, ठीक है। तो भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई भूमध्य रेखा के ऊपर होता है। कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर होती है। 1-2 पॉइंट और याद अगर कर लें तो ये भी कि किस तरह से इसका चक्रण होता है, घूर्णन होता है पश्चिम से पूरब, ठीक है, पश्चिम से पूरब ये घूमता है। तो ये सब भी क्वेश्चन में आ सकता है, पूछ सकता है, इसलिए इसे नोट कर लें या फिर तैयारी कर लें। प्राश्रव्य तरंगों की आवृत्ति, तो तरंगों की अगर प्रकृति की बात करें तो तरंग जो होती है क्या होता है? अनुदैर्घ्य होता है, ठीक है। तरंगों की जो प्रकृति होती है, ध्वनि की खास करके, ध्वनि की कैसा होती है? अनुदैर्घ्य होती है। प्रकाश की अनुप्रस्थ होती है, इसे याद रखना है। अगर 20 हर्ट्ज से कम है, 20 हर्ट्ज से कम है तो यह अपश्रव्य कहलाता है, अपश्रव्य ध्वनि कहलाता है, ठीक है। 20 हर्ट्ज से अधिक है तो यह प्राश्रव्य कहलाता है, प्राश्रव्य, ये प्राश्रव्य ध्वनि कहलाता है। और 20 से 20 हर्ट्ज के बीच हो तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे श्रव्य ध्वनि, श्रव्य ध्वनि। तो इसे याद रखना है। अब श्रव्य, प्राश्रव्य, श्रव्य। श्रव्य जिसे हम लोग सुन सकते हैं, यानी कि मनुष्य सुन सकता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। प्राश्रव्य वैसी ध्वनि जिसे कुत्ता सुन सकता है, चमगादड़ सुन सकता है, हम लोग नहीं सुन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप जरूर याद कर लें। आगे देखें 13 नंबर, 1907 में शुरू किया गया साहित्य का प्रथम नोबेल। साहित्य में नोबेल जो दिया गया था प्रथम 1907 ईस्वी में दिया गया था। और सबसे पहला जो दिया गया था उस रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया था, ठीक है। तो ये याद रखें, जो साहित्य का सबसे पहला पुरस्कार था 1907 ईस्वी में शुरू किया गया था। इसी में दो प्रश्न समाहित थे, 1907 और साहित्य का प्रथम नोबेल किसे दिया गया था? तो यह दिया गया था रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया था। तो 3 पॉइंट यहाँ पे बनते हैं, तो इसको याद रखना है। भारत में साहित्य में अगर सबसे पहला नोबेल कौन जीते हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर, ये भारत के हैं जो सबसे पहला नोबेल। इन्हें दिया गया था 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में किस चीज़ के लिए? गीतांजलि के लिए। गीतांजलि इनका एक नोबेल था जिसके लिए इन्हें मिला था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 ईस्वी में। मदर टेरेसा को शांति के लिए दिया गया था, इसे भी याद रखना है, शांति के लिए दिया गया था 1979 ईस्वी में। हर एक प्रश्न को आप देखते जाएं, ये चीज़ें याद रखें।
रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में दिया गया था, मदर टेरेसा को 1979। मदर टेरेसा को शांति के लिए, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए दिया गया था। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? बौद्ध धर्म, बहुत खून खराबा हुआ था जिसे ये अपने आंखों से देखा था। जब युद्ध किया था और जब ये खून खराबा को देखा था तो उसी समय ठान लिया था कि अब हमें युद्ध नहीं करना है, हमें अब राज नहीं करना है। तो यह बौद्ध धर्म को अपना लिया था। कौन धर्म को अपना लिया था? बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो वह युद्ध था कलिंग का युद्ध। 269 ईस्वी में अशोक राजा कब बना था? राजा बना था कब? 269 ईसा पूर्व में। याद रखना है, ईसा पूर्व में अशोक राजा बना था। जबकि कलिंग का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था, जिसमें खून खराबा को देखकर वह बौद्ध धर्म को अपना लिया था। हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हुआ था। इसे याद रखें, 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी युद्ध हुआ था। जबकि अगर चौसा युद्ध का चर्चा करें तो 1539 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, हल्दी घाटी युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। अकबर का सेनापति जो था मानसिंह, वही लड़ा था, अकबर खुद नहीं लड़ा था 1576 में। 1539 का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था शेर शाह के बीच में। शेर शाह वर्सेस कह सकते हैं, ये हुमायूं था। ठीक है, कौन था? हुमायूं था। तो इसे याद रखें, हर एक चीज़ों को आप याद करते जाएं। आगे देखें अगला नंबर 15 नंबर सवाल। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ये साइंस से है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज की अगर हम बात करें तो गोल्डस्टीन के द्वारा खोजा गया था। लेकिन नामकरण की अगर बात करें तो रदरफोर्ड ने नामकरण किया था। नामकरण किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। प्रोटॉन की खोज किया था गोल्डस्टीन। ठीक है, और नामकरण किसने किया था? रदरफोर्ड। तो इस अगर आप सही माने तो रदरफोर्ड ही इसका सही जवाब हो जाएगा। चैडविक जो है न्यूट्रॉन का खोज करता है। ठीक है, न्यूट्रॉन का खोजकर्ता कौन है? चैडविक। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड नामकरण किया, इसलिए इसका सही जवाब अगर जाने तो रदरफोर्ड ही होना चाहिए। आगे देखेंगे, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था। प्रथम की बात हो रही है तो प्रथम जो किया गया था ये तारापुर में किया गया था। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कब ये स्थापित किया गया था? स्थापित किया गया था ये 1969 ईस्वी में। याद रखना है हर एक पॉइंट को। स्थापित हुआ था, ठीक है, 1969 ईस्वी में। किसके सहयोग से? तो सहयोग किसने किया था? ये हम करवाए हैं, हमेशा याद रखें। ये अमेरिका के सहयोग से, ठीक है। तो भारत का प्रथम जो परमाणु बिजली घर स्थापित हुआ था तारापुर में, जो कि महाराष्ट्र में है, 1969 ईस्वी में स्थापित हुआ था। किसके सहयोग से स्थापित हुआ था? तो अमेरिका के सहयोग। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है? देखिए 352 से लेके 360 तक आपातकाल वर्णित है। आपातकाल के दरम्यान ही राष्ट्रपति शासन की बात की गई है। तो यह अनुच्छेद 356 है जो कि राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है धारा 356। और सबसे पहला जो यह लगाया गया है ये पंजाब में लगाया गया है, ये भी याद रखना है, पंजाब में लगाया गया है। तो संविधान की किस धारा, कौन सी धारा हो गई? अनुच्छेद 356, जिससे राज्यपाल सिफारिश कर सकता है राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए, ठीक है। तो ये धारा 356 याद रखना है। और सबसे पहले कहाँ ये यूज किया गया था? पंजाब में यूज किया गया था। आगे 19 है, समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा होती है। औसत मात्रा के बारे में पूछा जा रहा है। तो औसत मात्रा यहाँ पे देखें, ये हो जाएगा 3.5% हो जाएगा, ठीक है। समुद्री जल में अगर 1 लीटर की बात करें, 1 लीटर, ठीक है, समुद्री जल, 1 लीटर समुद्री जल में कितना नमक बनेगा, यानी कि कितना लवण होगा? तो ये 35 ग्राम हो जाएगा, 35 ग्राम, ठीक है। 1 लीटर समुद्री जल में 35 ग्राम आपका क्या बनेगा? 1 लीटर कर सकते हैं, किलो कर सकते हैं, हालांकि 900 ग्राम का 1 लीटर होता है। समुद्री जल में 35 ग्राम क्या निकलता है? लवण की औसत मात्रा होती है।
प्रतिशत की बात करें तो ये 3.5% होगा इसका सही जवाब। आगे 20वां नंबर देखेंगे, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछ रहा है। तो सबसे लंबा पहले 7 था याद रखना है, लेकिन अब जो है ये NH नेशनल हाईवे 44 है, 44 है, जो कि भारत का अब भी सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है। ठीक है, इसे याद रखना है, जो कि कन्याकुमारी से सीधा कहाँ जा रहा है, जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य की सीमा चीन से, नेपाल से और भूटान से मिलती है, यानी कि 3 देशों को टच करती है? तो ये है सिक्किम। सिक्किम को याद रखना है, 3 देश को यह टच करती है। आगे देखेंगे 22, होपमैन कप का संबंध किस खेल से है? तो होपमैन कप का संबंध की अगर हम चर्चा करें तो यह टेनिस से संबंधित खेल है, और टेनिस, ये जो होपमैन कप है ये ऑस्ट्रेलिया में शुरुआत की गई थी, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, कब शुरुआत की गई है? 1989 ईस्वी से, 1989 ईस्वी से इसकी शुरुआत मानी जाती है होपमैन कप का, और यह टेनिस से संबंधित है। आगे देखिए 23 नंबर, निम्नलिखित में किस देश की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है? सबसे बड़ी स्थलीय सीमा भारत की स्थलीय सीमा की बात बताइए तो हम बताए हैं भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, हम बता चुके हैं 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। इससे भी अधिक है, सबसे बड़ी किसका है? चीन का है। पूरे वर्ल्ड में चीन का जो स्थलीय सीमा है वो सबसे बड़ा सीमा है, और कितना है याद रखना है, 22,100 किलोमीटर का है। ये सीमा कितना है? 22,100 किलोमीटर का है। ठीक है, इसे याद रखना है। अगला सवाल, दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री जल वाला सीमा याद रखना है। देखिए वो स्थलीय सीमा था, चीन का था 22,100 किलोमीटर का, और ये पूछ रहा है समुद्री सीमा वाला देश। तो समुद्री सीमा वाला देश कनाडा हो जाएगा। समुद्री सीमा वाला देश कौन हो जाएगा? कनाडा हो जाएगा, जिसकी सीमा जो है वो बहुत अधिक है। उसमें जो चीन की बात हमने की थी, तो चीन 14 देशों को टच करता है। उसका सीमा कितने देशों को टच करता है? 14 देशों को टच करता है। कनाडा का अगर समुद्री सीमा की बात कर लें तो ये 2,02,080 किलोमीटर लगभग है। ठीक है, कहाँ दाएं से ठीक है, 2,02,080 किलोमीटर की ये सीमा है। ठीक है, आगे देखें, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? राज्य बताना है, तो राज्य अगर पूछ रहा है तो बिहार हो जाएगा। अगर जगह का नाम पूछे तो सोनपुर बताना है, सबके जबान पर होगा। ठीक है, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला ये सोनपुर है, जो कि बिहार में लगता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, ये आसान है, पूछा जा रहा है, आप तुरंत बता देंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा 0.03%, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। अगर आपसे नाइट्रोजन की मात्रा पूछ ले तो क्या बताना है? वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना होता है? तो ये 78% होता है। अगर ऑक्सीजन की मात्रा पूछ लिया जाए तो, अगर ऑक्सीजन की मात्रा पूछे तो क्या बताना है? ये 21% होता है। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जान लिए, बाकी जो 1% होता है उसी में ये सारे गैसेस होते हैं। आगे देखें, ओलंपिक खेलों में हॉकी को किस वर्ष शामिल किया गया था? आप जानते होंगे हॉकी को कब शामिल किया गया था। ओलंपिक जो शुरुआत किया गया था, तो सबसे पहले हॉकी को शामिल किया गया था 1928 ईस्वी में। और ओलंपिक में जो हॉकी हुआ था 1928 ईस्वी में, तो सबसे पहला स्वर्ण किसने जीता था? तो सबसे पहला स्वर्ण जो जीता था, याद रखें, सबसे पहला स्वर्ण किसने जीता था? यह भारत ने जीता था। 1928 का जो स्वर्ण पदक जीता था हॉकी का, वो किसने जीता था? भारत ने जीता था। आगे, भारत का कौन सा क्षेत्र पुर्तगालियों का प्रथम व्यापारिक केंद्र था? तो व्यापारिक केंद्र की अगर चर्चा कर लें और पुर्तगाली की चर्चा करें तो ये गोवा हो जाएगा इसका सही जवाब। गोवा पहला पुर्तगाली का। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर जो हुआ है भारत में शुरुआत की गई है 1973 ईस्वी में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई है? 1973 ईस्वी में। और इस समय जो कार्यकाल था ये इंदिरा गांधी का कार्यकाल था, और इंदिरा गांधी के द्वारा ही इसकी शुरुआत की गई थी। कहाँ? जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क, जिम कॉर्बेट पार्क। ठीक है,
कहाँ है? उत्तराखंड में। किसके द्वारा शुरू की गई थी? इंदिरा गांधी के द्वारा शुरू हुआ था, याद रखना है। इंदिरा गांधी ने उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ये शुरुआत किया था 1973 ईस्वी में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर की चर्चा है तो अप्सरा हो जाएगा, ठीक है। प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर अप्सरा है, ठीक है। और यह कहाँ शुरू की गई थी? अप्सरा 1957 ईस्वी में शुरू की गई थी भारत में। अप्सरा 1957 ईस्वी में। और यह भारत का और एशिया का सबसे पहला परमाणु, ये कह सकते हैं भारत और एशिया का पहला है। इसे भी याद रखें, एशिया का सबसे पहला भी पूछे तो अप्सरा को ही बताना, जो कि 1957 ईस्वी में शुरू किया गया था। सूचना की सबसे छोटी इकाई पूछा जा रहा है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है, प्रोसेस कर सकता है, तो ये हो जाएगा बिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड में कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता है? न्यूक्लिक एसिड कहाँ होता है? केंद्रक में होता है। साइटोसिन पाया जाता है, एडोनिन पाया जाता है, थाइमिन पाया जाता है, ग्वानिडीन नहीं पाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्वानिडीन। आगे देखेंगे 33, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? देखिए डायरिया, ये आंख से संबंधित बीमारी है, तो ये तो इसका सही जवाब नहीं होगा। टीबी ये हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, यानी कि आपका सही जवाब बी और सी दोनों हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? जैव उर्वरक पूछा जा रहा है, ये तीनों नहीं होगा, एजोला इसका सही जवाब हो जाएगा। जैव उर्वरक के रूप में अगर पूछा जाए तो इसका सही जवाब एजोला हो जाएगा। इसके साथ साथ राइजोबियम भी होता है, प्रयोग किया जाता है जैव उर्वरक के रूप में। नील हरित शैवाल के बारे में आप सुने होंगे, नील हरित शैवाल, ठीक है, ये याद रखें, राइजोबियम है, नील हरित शैवाल है, एजोला है, ये जैव उर्वरक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, इसे याद रखें। ये हमेशा पूछे जाते हैं, किस वर्ग के पौधे में बीज तो बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे में लगे रहते हैं? तो ये हो गया जिम्नोस्पर्म, याद कर लें। जिम्नोस्पर्म में बीज जो होते हैं नग्न रूप में होते हैं। बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग पूछा जा रहा है। चेचक जो होता है ये वायरल डिजीज होता है, वायरस से होने वाला। तपेदिक जो होता है ये बैक्टीरिया से होता है, ठीक है, इसे जीवाणुजनित रोग कहते हैं, इसलिए इसे तपेदिक, या इसका सही जवाब इसका हो जाएगा। पीलिया जो होता है, पीलिया जॉन्डिस जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये इसका सही जवाब चेचक नहीं होगा, मम्प्स नहीं होगा, पीलिया नहीं होगा, तपेदिक इसका सही जवाब हो जाएगा 36 का। आगे देखेंगे 37 नंबर, आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है ये बताना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कंद। आलू को कंद के रूप में जानते हैं। 38, प्याज किसका परिवर्तित रूप है? देखिए सारा जो विज्ञान का है, खास करके ये बॉटनी का प्रश्न आ रहा है, ये सारे पूछे जाने वाले सवाल हैं जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी वनडे एग्जाम्स की बात कर लें, तो इस तरह के प्रश्न बनते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके लिए जरूर याद रखें। तो ये तना है इसका सही जवाब, तना। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तना का। बीज किससे विकसित होता है? आसान है, बीज किससे विकसित होता है बताइए? बीजांड से। बीजांड से बीज किससे विकसित होता है? बीजांड से। आगे देखेंगे श्वसन मापन यंत्र। श्वसन मापन यंत्र ये रेस्पायरोमीटर कहलाता है। रेस्पायरोमीटर श्वसन मापन यंत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? देखिए ध्यान से देखिए आप इसको, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, किसमें ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है बताइए? पोषक तत्व तो 5 प्रकार के होते हैं, 4 तो ये हो गया, 5वां की अगर हम बात करें तो कौन होता है? खनिज लवण होता है, यह भी याद रखें। पोषक तत्व 5 प्रकार के होते हैं, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और खनिज लवण, 5 प्रकार के ये पोषक तत्व होते हैं। अगर ऊर्जा प्राप्त करने की बात हो रही है तो वसा से होता है, कार्बोहाइड्रेट से होता है, प्रोटीन से होता है, लेकिन विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है, इसलिए इसका सही जवाब विटामिन हो जाएगा। आगे देखें, किसी सब्जी से प्राप्त ना होने वाला विटामिन, वैसा विटामिन जो सब्जी से मिलता ही ना हो, तो उसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो कि सब्जी में नहीं पाया जाता है।
आगे देखें पत्रावली के लेखक कौन है। पत्रावली के लेखक जरूर याद रखें हैं। पुस्तक जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उसके लेखक, उससे संबंधित लेखक को याद रखें। पत्रावली जो लिखे हैं ये रविंद्रनाथ टैगोर लिखे हैं, इन्हीं के द्वारा यह लिखी पुस्तक है पत्रावली। 44 भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक पुस्तक है इंडिया फॉर इंडियंस। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक हैं चित्तरंजन दास। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक हैं चित्तरंजन दास। 1870 ईस्वी में कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था, याद रखना है। कलकत्ता में 1870 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था चित्तरंजन दास का। आगे देखेंगे बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। किसका हिस्सा था? चौकीदारी कर के विरुद्ध एक आंदोलन हुआ था बेगूसराय में, जो कि बिहार में है। बेगूसराय कहाँ है? बिहार में है। तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक हिस्सा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो यह कब हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था। इसे याद रखें, हर एक पॉइंट को याद रखें। असहयोग आंदोलन की बात करें तो यह कब हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था। खिलाफत आंदोलन की बात करें तो यह कब हुआ था? 1919 ईस्वी में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो ये 1942 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, सन ईस्वी तारीख जरूर याद रखें इन सारी चीजों को। आगे देखें 46 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। किसका केंद्र था? तो 1830 के आसपास की चर्चा की जा रही है। हालांकि बहावी आंदोलन इसका सही जवाब हो जाएगा। बहावी आंदोलन बिहार में ही हुआ था, पटना के आसपास। तो ये 1820 में हुआ था, 1820 ईस्वी में, जो कि 1828 के आसपास खत्म हो गया था बहावी आंदोलन। एक सन्यासी विद्रोह था, सन्यासी विद्रोह। ठीक है, ये 1770 ईस्वी में शुरू हुआ था। 1770 ईस्वी में शुरू हुआ था और इसका जो केंद्र था ये बंगाल था। क्या था? बंगाल था। केंद्र इसका कहाँ था? बंगाल था। सन्यासी विद्रोह का 1770 ईस्वी में यह शुरू हुआ था। एक मुंडा विद्रोह है जो शुरू हुआ था 1894 ईस्वी में। ये छोटा नागपुर जो कि अभी झारखंड में है, उसी के आसपास यह शुरू हुआ था मुंडा विद्रोह। ठीक है, इसे याद रखना है। बिरसा मुंडा इसके कह सकते हैं लीडर थे मुंडा विद्रोह के। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी देवानाम प्रिय के रूप में किया गया है? जैसे ही आप देखे होंगे प्रियदर्शी देवानाम प्रिय, तो ये अशोक हो जाएगा। इसका सही जवाब आप क्या कर सकते हैं? अशोक। और किस अभिलेख में, ये भी याद रखना है, किस अभिलेख में प्रियदर्शी देवानाम प्रिय अशोक के बारे में लिखा गया है? और प्लस ये अपने आप को वहां पे सम्राट भी बताया है। तो ये अशोक किस अभिलेख में? मास्की। कौन अभिलेख है? मास्की अभिलेख। आगे 48 राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का संस्थापक पूछ रहा है। इसका शॉर्टकट अगर कहें तो RSS भी बोला जाता है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS। इसका संस्थापक कौन है? केशव बलिराम हेडगेवार। केशव बलिराम हेडगेवार। कहाँ हुआ था? कब हुआ था? तो ये 1925 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी RSS की, जिसे हम लोग राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कहते हैं। 1925 ईस्वी में हुई थी। मुख्यालय की अगर बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय यह है नागपुर में। मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में है। आगे देखेंगे 49 आजाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था? आजाद हिंद फौज, तो यह 1942 ईस्वी में। इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक की बात करें, संस्थापक कौन थे? मोहन सिंह। कौन थे? मोहन सिंह थे। ठीक है, याद रखना है। कहाँ? सिंगापुर में। तो आजाद हिंद फौज 1942 ईस्वी, संस्थापक कैप्टन मोहन सिंह, सिंगापुर में। आज का अंतिम सवाल है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की अगर बात करें तो यह 1920 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। 1920 ईस्वी में क्या हुई थी? स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे पहला जो अध्यक्ष था वो कौन थे? लाला लाजपत राय थे। पहले अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष कह सकते हैं, प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के द्वारा पहला अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता की गई थी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक जरूर करें, कमेंट करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हर एक वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाए।
लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।